नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है या आप ये कह लें कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत या आर्मी चीफ जनरल बाजवा, तो क्या वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान वो जो एक पेज पर होने की बात की जाती थी, वो जो कहा जाता था कि हुकूमत और इदारे एक सफ़े पर हैं, क्या वो एक सफ़ा फट चुका है या वो सफ़ा अब तक कायम है? इस हवाले से कुछ टेलीफोन कॉल्स के हवाले क्यों दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये क्यों कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ इनडायरेक्ट नोयत के पैगामात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भिजवाए और ये तासुर क्यों बन रहा है कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसको ये पैगामात ज़्यादा पसंद नहीं आए और इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस और GHQ में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये तासुर क्यों बन रहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो एक पेज पर नहीं रही और कुछ इनडायरेक्ट पैगामात के पीछे असल कहानी क्या है। इसके साथ साथ कुछ टेलीफोन कॉल्स का जो रेफरेंस दिया जा रहा है उसके पीछे असल किस्सा क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं और उन्हें कुछ हुकूमती हलकों ने ये बावर कराया कि उन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक ऐसा पैगाम दिया गया है जो बज़ाहिर हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक बहुत गैर मुतवक्को पैगाम था और उनके लिए वो एक झटका भी था। और वो पैगाम इस पस मंज़र में था कि इससे पहले ये लग रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर एक पेज पर है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे यूं लगा कि ये जो एतमाद की फ़ज़ा थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ये थोड़ी सी मुतासिर हुई है और ये जो पूरा तासुर है ये कुछ ऐसे हुकूमती वज़ीरों ने भी दिया जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो ताकतवर हलकों के करीब हैं, वो ताकतवर हलकों की तर्जुमानी करते हैं और ताकतवर हलकों के जो सियासत है उसके गिर्द ही इन वज़ीरों की सियासत घूमती है। और वो मामला ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई थी और जाहिर है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास अपने कुछ ज़राए होते हैं जिनमें सिविल इंटेलिजेंस ज़राए भी होते हैं और इसी तरह फ़ौज के ताबे जो एजेंसीज होती हैं उनके ज़राए भी होते हैं और ये तमाम एजेंसीज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती हैं। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जो पूरा एक मामला और एक पस मंज़र रखा गया था और एक सूरत हाल रखी गई थी एक खास मामले पर, जब उसका नतीजा आया तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। और कहने वाले कहते हैं कि असल में ये जो पूरी एक सूरत हाल बनी मुबैना तौर पर नागवार, वो उस गैर मुतवक्को नतीजे के बाद ही बनी। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक सर्टन आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मूव किया जिसने इस पूरे मामले को और भी ख़राब किया। और वो मामला ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ हलकों ने यह तासुर दिया कि जिस तरह से कौमी असम्बली में अब्दुल हफीज़ शेख हारे और यूसुफ रज़ा गिलानी जीते और जाहिर है कि उस वक्त PDM कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी प्लान कर रही थी। तो इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को एक इनडायरेक्ट पैगाम पहुंचाया गया कि ये जो PDM है और ये अपोजिशन है ये इतनी ताकतवर ज़रूर है कि ये कौमी असम्बली के ऐवान में आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती है और उस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी करवा सकती है। और आपकी जो हुकूमत है वो सिर्फ इस वजह से कायम है कि हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं और हमारी हमायत और ताउन के बगैर आपकी हुकूमत जो है वो आगे नहीं चल सकती। अब ये जो पैगाम कुछ हुकूमती हलकों के मुताबिक ये दिया गया
کچھ ایسے ذرائع ہیں حکومت کی صفوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حفیظ شیخ کی شکست کو بالکل اسی پیغام کو اسی پس منظر میں لیا کہ شاید یہ ان کو کوئی پیغام دیا گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس جو رپورٹس تھیں اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو قومی اسمبلی میں ہوا یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان، وہ رپورٹس تو یہ تھیں کہ یوسف رضا گیلانی کسی صورت نہیں جیت سکتے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک جو اپنی طرف سے ترپ کا پتہ کھیلا تھا، وہ پتہ بھی یہ تھا کہ حفیظ شیخ کو انہوں نے ایک محفوظ نشست جو کہ سندھ سے ہو سکتی تھی کہ تحریک انصاف کی سیٹ پر وہ سندھ سے سینٹ کا الیکشن لڑتے، انہوں نے ان کو سندھ سے الیکشن لڑانے کے بجائے اسلام آباد سے الیکشن لڑا دیا، اور اس طرح انہوں نے گیند جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ڈال دی کہ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ حفیظ شیخ کو جتائیں، اور اگر کوئی مبینہ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کو روکیں تاکہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ نہ جیت سکیں اور حفیظ شیخ جیت کر سینیٹر بنیں۔ اب حفیظ شیخ کے بارے میں جاننے والے جانتے ہیں کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہی حکومت میں شامل ہوئے تھے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے حفیظ شیخ کو ہٹایا ہے وزیر اعظم عمران خان نے ان کے سینیٹر نہ بننے کے معاملے پر اور پھر مہنگائی کے معاملے پر، تو یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس پیغام کو کچھ حلقوں کے مطابق، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے کچھ قریبی حلقوں کے مطابق، اس کو کوئی بہت مثبت طریقے سے ریسیو نہیں کیا۔ اب آتے ہیں کہ کچھ ٹیلی فون کالز کا معاملہ کیا ہے، اور ان ٹیلی فون کالز کے ریفرنسز کیوں دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑے کھلاڑی نے کیا ایسی باتیں کی ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو ناگوار گزری ہیں، اور یہ جو کھلاڑی ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ان کے بغیر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے جو بھی اپنے آگے مقاصد بنائے ہیں کہ انہوں نے ایک جو روڈ میپ بنایا ہے معیشت کو آگے لے کے جانے کے لیے، یا حکومت کو وہ جو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا تھا 2023 تک، وہ پورا پلان جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کھلاڑی نے کیا کہا، اس کے 3 آپ کو اہم ترین نکات پہلے بتا دیتے ہیں۔ اس کھلاڑی کا یہ کہنا ہے کہ معیشت کی اس وقت سمت کا کوئی پتہ نہیں، ہم نے پچھلے 2.5 سال برباد کر دیے، یعنی جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے اپنے 2.5 سال جو ہیں برباد کر دیے، اور اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کیا گیا، یعنی جو بنیادی معاشی اشاریے ٹھیک کرنے والے تھے ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت نے یہ بھی کہا کہ IMF سے جب مذاکرات کیے گئے، یعنی پہلے تو اسد عمر نے ان مذاکرات میں تاخیر کی، اس کے بعد اسد عمر کی جو ریپلیسمنٹ آئی حفیظ شیخ، ان کے بارے میں جاننے والے جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بالکل ویری نیکسٹ ڈے اسد عمر کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ پکا ایک تاثر بن رہا تھا کہ اسد عمر نے جو IMF سے ڈیل کرنے میں تاخیر کی اس سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ IMF سے مذاکرات میں بنیادی غلطیاں کی گئیں، یعنی انہوں نے حفیظ شیخ کو بھی رگڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورا جو زور رہا حکومت کا اور حکومت کی معاشی ٹیم کا وہ صرف ٹیرف بڑھانے پر رہا، لیکن صرف اگر آپ ٹیرف بڑھائیں گے اور ریونیو نہیں آئے گا تو اس سے تو پھر کرپشن ہی بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر گیا، جو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھایا گیا، اور ایک لبرٹی دی گئی یا ایک انڈیپینڈنس دی گئی کہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ طے ہوگا۔ تو اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ 165 روپے پر لے جا کر معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرح سود جو کہ اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو شرح سود ہے یہ 13% تک لے جا کر پوری معیشت کا
पहिया जो है वो जाम कर दिया गया। बड़े बड़े जो सनतकार हैं, बड़ी बड़ी सनतें, बड़े बड़े जो कारोबारी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर बैठ गए। और जानने वाले जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ हलकों ने, जो कि सिविल हलके हैं, जो हुकूमती हलके हैं, उन्होंने बार बार ये मशवरा दिया था कि स्टेट बैंक से कहा जाए कि ये जो शरह सूद है जो कि इतनी स्काई हाई है, ये पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो पाकिस्तान की एक एनवायरनमेंट है, सनती एनवायरनमेंट, उसके लिए ये जहर कातिल साबित होगा। लेकिन जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, जो IMF से लाए गए हैं, उन्होंने इस शरह सूद को बरकरार रखा। और अब खुद एक ऐसे खिलाड़ी ने जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम में शामिल करने जा रहे हैं, बल्कि शामिल कर लिया है, उन्होंने इनकी पॉलिसियों पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े किए हैं, माशी पॉलिसियों पर। और ये खिलाड़ी हैं शौकत तरीन, जो अब इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बने हैं, कन्वीनर बने हैं, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की चेयरमैनशिप में काम करेगी। अब आते हैं कुछ टेलीफोन कॉल्स के मामले पर। अब मामला यह है कि ये कहा जा रहा है कि जब शहबाज शरीफ को, इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को और दीगर जो पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हैं, उनको जब कोई कोरोना में वो मुब्तला हुए थे, तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शेख रशीद समेत इन तमाम लोगों को कॉल्स की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। तो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना हो गया, आर्मी चीफ की जानिब से कोई, ISPR की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, या PM ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई हाल अहवाल पूछा हो, या उनके कोरोना से रिकवर होने के बाद कोई जो है उनकी मुलाकात हुई हो। तो इस हवाले से कुछ हल्के ये जो है इस किस्म की इतलात फैला रहे हैं और इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि वो जो एक पेज था वो अब मुकम्मल तौर पर एक पेज नहीं रहा और वो सफ़ा फट चुका है। लेकिन इस मामले पर हमारी जो हुकूमती ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये बात तो ठीक है कि कुछ अरसे से वो मुलाकात जिस तसलसल से हो रही थी उस तसलसल से नहीं हुई, और ये बात भी ठीक है कि कुछ पैगामात जो हैं उनको शायद अच्छे तरीके से, मस्बत तरीके से दोनों तरफ से रिसीव नहीं किया गया होगा। लेकिन ये मामला कि वो एक पेज फट गया है और मुकम्मल तौर पर जो है वो दो मुख्तलिफ सिमतें बन गई हैं, ये मामला इस तरह से नहीं है। और ये जो थोड़े बहुत इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं वक्ती तौर पर, ये चलते रहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।